बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स 11 चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन क्या है और डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हम कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली डायमेंशन क्या होती है कि डायमेंशन डिनोट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी की फ़िज़िकल नेचर के बारे में हमें डायमेंशन बताती है। अच्छा, अब देखो कि जिस तरह आप देखो कि लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, डिस्टेंस है। अब इनके नेम तो डिफरेंट हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखो तो सबका यूनिट मीटर है। लेंथ का यूनिट भी मीटर है, विड्थ का यूनिट भी मीटर है, हाइट का भी मीटर है, डिस्टेंस का भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है, रेडियस का भी मीटर है। तो हम कहते हैं कि दे हैव सेम डायमेंशन। उन सब की डायमेंशन एक ही है। बेसिकली उनकी जो फिजिकल नेचर है आपके पास, इन सब क्वांटिटीज़ की एक ही नेचर है। और वो नेचर क्या है कि ये सब की सब क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, अब डायमेंशन को जब लिखा जाता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं डायमेंशन ऑफ लेंथ, अब डायमेंशन ऑफ लेंथ को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो हम लिखते हैं कि ये एल से हम डिनोट करते हैं। ऐसे जी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल हम लिखेंगे। इस तरह डायमेंशन ऑफ विड्थ कर लें, वो भी एल होगी। डायमेंशन ऑफ हाइट कर लें, वो भी आपके पास एल होगी। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस कर लें तो ये भी आपके पास एल ही होगी। अच्छा, अब आपके पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब वो जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उन सब की अलग अलग से डायमेंशंस हैं। देखें ये टेबल के अंदर मास की डायमेंशन आपके पास m है, लेंथ की l है, टेम्परेचर की T है, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका I है डायमेंशन, इस तरह टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो हर एक की डायमेंशन जो वो अलग हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये बेसिक डायमेंशंस आपके पास क्या है। अच्छा, अब इन डायमेंशंस को यूज़ करके हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो होती हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो आपको पता है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारे पास है। अच्छा, अब अगर हम इनकी डायमेंशंस लिखेंगे तो आपको पता है लेंथ की डायमेंशन एल है, विड्थ की डायमेंशन भी एल ही होती है और हाइट की डायमेंशन भी एल होती है। तो ये अब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी एल क्यूब हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर हमें डेंसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी हो, अब देखो डेंसिटी का जो फार्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला जो हमारे पास है मास अपॉन वॉल्यूम है। तो अब इसमें देखें कि अगर हम डायमेंशंस लगाएं तो मास की डायमेंशन आपको पता है कैपिटल एम है। वॉल्यूम की डायमेंशन अगर आप देखें तो वो आपके पास एल क्यूब है। अच्छा, अब अगर आप एल क्यूब को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा एम, और एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3 हो जाएगी। एम एल -3 आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह देखो कि अगर आपको स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी हो, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन एक ही होती है। तो देखें स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अच्छा, अब देखो डिस्टेंस की डायमेंशन जो होती है वो हमारे पास एल होती है, और टाइम की डायमेंशन जो होती है वो हमारे पास टी होती है। तो अब अगर आप इसको टी को ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो टी -1 हो जाएगा। तो एक ही ब्रैकेट में लिख लें तो ये हमारे पास हो जाएगा एल टी -1। ये हमारे पास स्पीड की डायमेंशन या वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो कि हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम फाइंड करते हैं। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। डेल्टा टी लिखें, टी लिखें, जो भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो v है ये हमारे पास वेलोसिटी है,
अब वेलोसिटी की डायमेंशन और स्पीड की डायमेंशन यही सेम ही है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी एल टी माइनस 1, ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी। डिवाइडेड बाय टाइम है तो टाइम की डायमेंशन जो है हमारे पास टी हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इस टी को ऊपर शिफ्ट करते हो तो देखो एल टी माइनस 1 ऊपर ऑलरेडी था, ये भी टी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी ये हमारे पास हो जाएगी एल टी माइनस 2, ये डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास बनेगी। अच्छा, उसके बाद देखो कि हम फोर्स की डायमेंशन बनाते हैं। बेसिकली हमें फार्मूला पता हो तो हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन बना सकते हैं। देखें, फोर्स का फार्मूला F = ma है। अब अगर आप इसकी डायमेंशन लिखते हो तो मास की डायमेंशन हमारे पास m है और एक्सेलरेशन की अभी हमने डायमेंशन निकाली है और वो हमारे पास है LT-2 है। अब इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लो तो ये हमारे पास हो जाएगा MLT-2, ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो कि फोर्स के बाद फॉर एग्जांपल हम वर्क की डायमेंशन बनाते हैं। अब वर्क की डायमेंशन जो होती है ये हमारे पास वर्क का फार्मूला W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो कि फोर्स की डायमेंशन अगर देखो तो फोर्स का फार्मूला हमारे पास है MLT-2 है। MLT-2 ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन अभी जो निकाली है। उसके बाद देखें D डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो D की डायमेंशन जो होती है लेंथ है, तो ये आपके पास L है। अच्छा, अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास L और L स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाता है ML² T-2, ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो कि अगर हमें पावर की डायमेंशन बनानी हो तो अब पावर का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है कि वर्क अपॉन टाइम होता है। अब अगर वर्क की डायमेंशन आप लगाएं तो वर्क की डायमेंशन ये जो अभी फाइंड की हुई है ML² T-2 और डिवाइडेड बाय टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन आपके पास T है। तो अब देखें कि अगर हम T को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो T को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ML² T-2 और ये T-1 हो जाएगा। अब इसमें देखें कि हमारे पास ML² और ये हमारे पास आ जाएगा T-3, ये हमारे पास पावर की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अगर हमारे पास आ जाए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ G, अगर ये क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल G, अगर कैपिटल G की डायमेंशन कहता है कि फाइंड करो तो बेसिकली इसका जो फार्मूला होता है ना F = G M1 M2 अपॉन D का स्क्वायर। G की डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे कहते हैं, इसकी डायमेंशन हमने फाइंड करनी है। तो अब देखो सबसे पहले हम G का फार्मूला बनाएंगे, D² को उधर शिफ्ट कर लो, M1 M2 को भी उधर शिफ्ट कर लो, तो देखो हमारे पास G = हो जाएगा F × D² डिवाइडेड बाय M1 M2। अच्छा, अब हम इसकी डायमेंशन लिखते हैं। अब फोर्स की डायमेंशन हमें पता है MLT-2, उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है बल्कि ये, तो डिस्टेंस की डायमेंशन जो होती है वो L होती है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमारे पास L² आ जाएगा। अब M1 मैस है तो मैस की डायमेंशन आपको पता है M होती है, M2 जो है वो भी मैस है तो इसकी डायमेंशन भी आपके पास M ही होती है, तो ये हम G की डायमेंशन बना रहे हैं। तो देखो G = हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो देखेंगे अगर हम इन डायमेंशंस को जो कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लें, M से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि हमारे पास आएगा, इस M को ऊपर शिफ्ट कर लें, ये वाला M ऊपर जाएगा
ये m को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा m की पावर -1 हो जाएगी। उसके बाद देखो l और l स्क्वायर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, l क्यूब आ जाएगा, l क्यूब, और t-2 है तो ये t-2 आप इस तरह लिखते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये g की डायमेंशन आ जाएगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखो कि हम अगर कहता है जी कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा, फाइंड, ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है ईटा, और इसका फार्मूला है F = 6 पाई ईटा RV। अच्छा, अब इसमें आपको F फोर्स होती है, 6 पाई नंबर है, ईटा जो है वो एक ईटा इसको हम पढ़ेंगे, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और V जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है। अच्छा, अब हम सबसे पहले ईटा का की बना लेते हैं फार्मूला। ईटा = 6 पाई को भी इधर शिफ्ट कर लो, 6 पाई इधर आके डिवाइड हो गया, आर भी इधर आके डिवाइड हो गया, और स्पीड भी इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब जो 6 पाई है वो एक नंबर है, और जो नंबर होता है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम बताएंगे कि 6 पाई इज अ नंबर सो इट हैज़ नो डायमेंशन। 6 पाई इज अ नंबर सो इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, अब जब इसकी डायमेंशन नहीं है तो आगे इसको डायमेंशन में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं ईटा = F/R × V। लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना भी लिखें तो कुछ नहीं होता। अब देखो, अब डायमेंशंस लिखो, अब डायमेंशन लिखें ईटा = F की डायमेंशन अभी हमने बनाई है, अगर भूल जाए तो फार्मूले से दोबारा बना लें, F = ma होता है, तो ये हमारे पास होता है ml t-2, ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है। उसके बाद रेडियस है, रेडियस की डायमेंशन l होती है, उसके बाद स्पीड की डायमेंशन है, और स्पीड जो है वो l-1 हमारे पास है। अच्छा, अब इसमें जो सिंप्लीफाई होते हैं उनको कैंसिल कर दें, जो कैंसिल हो सकते हैं, तो देखो l और l तो कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर हमारे पास m है। अब ये कि ये l ऊपर जाएगा तो l-1 पावर हो जाएगी, t-2 है, और ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है ना वो नीचे t-1 है, ऊपर जाके ये पावर t1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो कि हमारे पास हो जाएगा m l-1 और t-2 और +1, t-2 और +1 हमारे पास बनेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा m l-1 और t-1, तो ये हमारे पास आ जाएगी ईटा की डायमेंशन m l-1 t-1 हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो अगर हमारे पास एक करेक्ट इक्वेशन है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो होती है वो इक्वल होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि फॉर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side। बेसिकली इस रूल को यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोई इक्वेशन अगर गिवन हो तो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसको हम चेक कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो अब देखो, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। तो देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2as है। अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, अब 2 तो नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे a जो एक्सेलरेशन है और s जो होता है वो डिस्टेंस होता है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता है lt-2 है और जो डिस्टेंस होता है इसकी डायमेंशन l होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा l और l स्क्वायर हो जाएगा और t-2 ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद देखो कि हम राइट हैंड साइड देखेंगे। अब राइट हैंड साइड देखो कि हमारे पास है vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब हम डायमेंशन राइट हैंड साइड की लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड तो vf वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है कि lt-1 है। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस फिर vi की डायमेंशन भी, वेलोसिटी की डायमेंशन वही lt-1 और ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास lt-1 स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन ले लो। lt-1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया और इधर भी, यहाँ से भी कॉमन, अगले में भी कॉमन चला गया तो ये 1 बच गया। तो ये हमारे पास 1 और 1 0 हो जाता है और ये हमारे पास ब्रैकेट अगर नीचे पावर ले आओ तो l स्क्वेयर t-2 आपके पास आ जाएगा। अब 0 नंबर होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, देखें ज़रा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन ये हमारे पास और राइट हैंड साइड की डायमेंशन, तो डायमेंशन दोनों साइड्स की आपके पास क्या है, इक्वल है। तो सो एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, गिवन इक्वेशन जो है वो आपके पास डायमेंशनली जो है वो करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उससे हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और जो ना मैं इक्वेशन लेता हूँ तो हमारे पास v इज इक्वल टू f इंटू l अपॉन m। ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है। ये v जो होती है वो स्पीड है, f जो है वो फोर्स होती है या टेंशन कहते हैं, l जो है वो लेंथ है, m मैस है। अब इस इक्वेशन को चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है v, स्पीड है यानी कि। तो अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन lt-1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो गई। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड देखो हमारे पास है f इंटू l अपॉन m का स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, f इंटू l अपॉन m होल पावर 1/2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसकी डायमेंशन जो वो लिखेंगे राइट हैंड साइड की। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब फोर्स की डायमेंशन आपको पता है m l t-2,
उसके बाद आगे एल है हमारे पास, एल की डायमेंशन आपको पता है एल ही होती है। फिर नीचे हमारे पास मैस है, तो मैस की डायमेंशन एम है, और इन सब की जो पावर है वो हमारे पास है 1/2 पावर है। अच्छा, अब इसमें जो कैंसिल होंगे उनको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो एम एम से कैंसिल हो गया। अब आपके पास आ जाएगा एल t-2 और साथ ये एल और होल पावर 1/2 आपके पास आ गया। अब इसमें देखेंगे जो एल और एल है, तो ये एल और एल एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एल स्क्वायर t-2 और ये होल पावर 1/2। अब पावर 1/2 लेंगे तो ये हमारे पास एल आ जाएगा। जब पावर 1/2 अंदर अप्लाई कर लेना तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आ गई। अब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देखें, एल t-1 है, और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी आपके पास एल t-1 है। तो आपके पास दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो सो आप लिख सकते हैं कि एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, एज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, so given equation is dimensionally correct. So given equation is dimensionally correct. ठीक है, given equation जो है वो आपकी dimensionally correct है। तो इस तरह आपको कोई सी भी equation दी जाए तो आप उसको चेक कर सकते हो कि आपकी equation जो है वो dimensionally correct है या नहीं correct। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो डायमेंशन का अगला एक और यूज़ होता है वो इक्वेशन डिराइव करना होता है, कि डायमेंशन को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो डिराइव द पॉसिबल फार्मूला, वी कैन यूज इट टू डिराइव पॉसिबल फार्मूला। कैसे जी? फार्मूला डिराइव करने के लिए हम डायमेंशन को यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं देखते हैं हमारे पास। अच्छा, देखो कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, अब क्वेश्चन आपके सामने मैं पहले लिखता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में डिपेंड करता है, हम कह देते हैं कि लेंथ पे डिपेंड करता है जी, कर सकता है एल। फिर हम कहते हैं कि मास पे डिपेंड करता है स्मॉल एम। उसके बाद हम कहते हैं वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है, जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो हमने क्या करना है, डिराइव द फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशंस। डायमेंशन को यूज करके हमने टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो डिराइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशन, डिराइव फार्मूला फॉर टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशन को यूज करके हमने टाइम पीरियड का फार्मूला जो है वो डिराइव करना है। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है अच्छा जी, अब टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहते हैं टी जो है वो डिपेंड कर रहा है एल पे, और एल की कोई पावर है हम अपने पास से कह देते हैं। दूसरा ये मास पे डिपेंड कर रहा है, तो एम की पावर बी कर देते हैं।
और तीसरा ये वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड कर रहा है, तो जी की पावर सी हम कह देते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को ख़त्म कर लेते हैं, तो टी ये अपने पास से हमने लिखा कि ये टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल पावर ए, एम पावर बी और जी पावर सी, ये जिन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा था। अब टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एल पावर ए, एम पावर बी और जी पावर सी, इसे हम कोई इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने करना ये है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो ए है और बी है और सी है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि पहला स्टेप ये है कि राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे डायमेंशन लिखें। अब टाइम की डायमेंशन टी है, कांस्टेंट का कुछ पता नहीं होता, एल की डायमेंशन आपको पता है कैपिटल एल होता है, मास की डायमेंशन आपको पता है कैपिटल एम होता है, और जी की डायमेंशन आपको पता है जी एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो इसकी डायमेंशन आपके पास एल टी माइनस 2 हमारे पास बनती है। अच्छा, अब इसमें देखेंगे ये जो टी है ना, सिंपल जो आपकी पास डायमेंशन लिखी हुई है टी, इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली, इसमें m भी नहीं है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m की पावर यहाँ 0 लिख सकते हैं, इसमें l भी नहीं है तो l की पावर भी 0 लिख सकते हैं, और t, ठीक है, इसको हम लिखते हैं m की पावर 0 1 होता है, l की पावर 0 1 होता है, तो बेसिकली ये t है। अच्छा, उसके बाद राइट साइड पे देखो तो हमारे पास l है, l की पावर a है, m की पावर b है, और फिर ब्रैकेट ओपन कर लें तो l की पावर c है, और ये जो -2 और c मल्टीप्लाई होंगे तो t की पावर हमारे पास -2c बन जाती है। अच्छा, अब इसमें ये करना है कि जिनके बेस सेम है, देखो ये l की पावर a है, एक l की पावर a है और ये l की पावर c है, तो ये बेस सेम है तो पावर जो होती हैं वो एड अप हो जाती हैं। तो देखो हम लिखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास m पावर 0 है, l की पावर 0 है और t की पावर 1 है। अब राइट साइड पे देखो, अब राइट साइड पे हमारे पास क्या है, l की पावर a और l की पावर c, तो l की पावर a प्लस c हो जाएगी, l की पावर a प्लस c हो जाएगी। फिर आप देखो कि हमारे पास m की पावर b है, तो m अकेला ही है तो m की पावर b हम लिख देंगे, m की पावर b, और फिर लास्ट पे हमारे पास है t की पावर -2c, तो उसको एज इट इज t की पावर -2c ही हम लिख देंगे, t की पावर -2c। अच्छा, अब ये वाले जो लेफ्ट साइड पे हैं इनको हम m वाला जो होगा वो m की इक्वल होगा, l वाला l की इक्वल होगा और t वाला t की इक्वल होगा। तो अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड भी कंपेरिजन कर लो। तो देखो m की पावर 0 है लेफ्ट साइड पे, तो ये इस तरह आप ब्रैकेट के ऊपर भी लिख सकते हैं m की पावर 0, और राइट साइड पे देखो तो m की पावर b है, तो ये आपने m की पावर b कर दी। उसके बाद देखो लेफ्ट साइड पे l की पावर 0 है, तो l को इस तरह भी ब्रैकेट में लिख दें, तो राइट साइड पे अगर देखो तो l की पावर a प्लस c है, l की पावर a प्लस c। उसके बाद देखो कि हमारे पास है t, लेफ्ट साइड पे t है सिर्फ, तो t की पावर 1 होती है, ठीक है, मीन, और राइट साइड पे अगर आप देखो तो t की पावर -2c है, t की पावर यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे ना वो 1 है, ठीक है, तो हम 1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ t लिखें फिर भी पावर 1 ही होती है। अच्छा, अब बेस अगर सेम हो तो पावर भी इक्वल होती हैं, तो देखें कि हमारे पास आ जाएगा b जो होगा, अब इसकी b जो होगा वो 0 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो b इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 0। सेकंड में देखें तो a प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0, और लास्ट पे देखें तो -2c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट वाले से c की वैल्यू निकल सकती है, अब -2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है
लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -1/2, ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब c की ये जो वैल्यू है जो अभी आपने निकाली है, इसको इधर लेके आए और इधर पुट कर लें। इधर जब हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो हमारे पास 0 इज इक्वल टू a और c की वैल्यू -1/2, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब हमारे पास a b c सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो t इज इक्वल टू कांस्टेंट, t इक्वल टू पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने बताना है कि हम ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो t इक्वल टू कांस्टेंट हम लगाएंगे। उसके बाद देखो कि हमारे पास है जी l की पावर a। अब l की पावर a, तो a आप देखो तो a 1/2 है, तो l की पावर 1/2 हो जाएगी। फिर आप देखो m की पावर b, तो m की पावर b, तो b जो है वो 0 है, ये हमने निकाली हुई है m की पावर, तो b। उसके बाद देखो कि हमारे पास जो g है, g की पावर जो है वो c है, और c जो हमारे पास आपने वैल्यू अभी निकाली है, तो g की पावर c है, तो g की वैल्यू आपने निकाली हुई है -1/2 है। अब t इक्वल टू कांस्टेंट l पावर 1/2, m की पावर 0 1 होता है और g की पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू कांस्टेंट l/g होल पावर 1/2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू कांस्टेंट और l/g होल स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं कि आपको कोई भी गिवन हो कि इक्वेशन डिराइव करनी है, तो ये मेथड आपने यूज़ करना है। तो मेथड याद रखना है कि सबसे पहले वो आपने उसकी जो भी फैक्टर गिवन है उनके ऊपर आपने a b और c पावर लेनी है, और फिर a b और c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और एंड पे वैल्यू बैक पुट करेंगे, तो इस तरह जो है ना हमारे पास ये इक्वेशन जो वो डिराइव हो जाती है। तो इस तरह ये हमारे पास जो डायमेंशन से रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। उम्मीद है आपके समझ आ गई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।